आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि वो शेख हसीना के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और शेख हसीना को उसी देश से शरण मांगनी चाहिए जहां वो इस समय मौजूद है। यानी ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि शेख हसीना अगर ढाका से अपनी जान बचाकर दिल्ली आई है तो उन्हें राजनीतिक शरण भी भारत सरकार से ही मांगनी चाहिए, ना कि ब्रिटेन से। हमें सूत्रों से पता चला है कि ब्रिटेन के इस इनकार के बाद शेख हसीना ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से भी राजनीतिक शरण के लिए आग्रह किया है, लेकिन इन देशों की सरकारें भी अभी ऐसा करने के पक्ष में नहीं है और ऐसा लगता है कि शेख हसीना को शायद आखिर में भारत सरकार से ही राजनीतिक शरण मांगनी पड़ेगी और शायद कुछ दिनों के लिए और यहीं पर रहना पड़ेगा। शेख हसीना की 2 संतानें हैं, जिनमें उनके बड़े बेटे सजीब वाजिद लंदन में रहते हैं और उनकी बेटी साइमा वाजिद दिल्ली में रहती है। और अगर शेख हसीना दिल्ली में राजनीतिक शरण लेती हैं तो वो यहां अपनी बेटी के साथ रह सकती है। एक दिन पहले तक बांग्लादेश में शेख हसीना के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्राइवेट बंगले थे, कई लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, लेकिन आज ना तो उनके पास अपना कोई घर है, ना ही अपना कोई देश है और शेख हसीना को इंतजार है कि कोई देश उन्हें राजनीतिक शरण दे और वो वहां जाकर रह सके। और पिछले 28 घंटों से शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के एक सेफ हाउस में रह रही हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये वो विमान है जिससे वो आई थी दिल्ली और अब ये विमान भी उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस बांग्लादेश जा चुका है। अब आप ये देखिए कि क्या बांग्लादेश के इन युवाओं को छात्र कहना सही होगा, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर वहां रखे उनके अंडरगारमेंट्स को न सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें सबके सामने लहराकर इनका भद्दा प्रदर्शन किया। दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्रा ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा अश्लील तमाशा बनाया जैसे कि ये हजारों लोग 76 वर्ष की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीर हरण करके उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लोगों ने उनकी साड़ियां चुराई, उनके ब्लाउज चुरा लिए, उनके अंडरगारमेंट्स चुरा लिए और फिर कैमरे के सामने उनका भद्दा प्रदर्शन किया। आप कल्पना कीजिए यह दृश्य कितना विभत्स रहा होगा, जिसमें 40,000 पुरुषों की भीड़ एक महिला के कपड़ों और उसके अंडरगारमेंट्स का मजाक बनाकर उन्हें रौंद रही थी और यह सब देखकर वहां मौजूद लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। सबसे जो खास बात है जो भारत के विदेश मंत्री ने बताई है वो ये है कि शेख हसीना इस समय एक सदमे में चली गई है, उन्हें गहरा सदमा लगा है और अभी वो बातचीत करने की भी ठीक स्थिति में नहीं है। और अब आप सोच सकते हैं कि जो महिला 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो, जो 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हो, जो बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता हो, सबसे सफल, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें वहां का माना जाता हो, जिसने इतने वर्षों तक अपने इशारे पर बांग्लादेश को चलाया और अचानक उसके हाथ से ऐसे सत्ता निकल जाए और उसे सिर्फ 20 मिनट का समय दिया जाए कि वो अपना घर छोड़ दें और जो कुछ उनके पास है, यानी जितने कपड़े या जो सामान वो ले सकती हैं अगले कुछ मिनटों में या आधे घंटे में, बस वो लेकर वो यहां से निकल जाएं अगर अपनी जान बचाना चाहती हैं, तो उनके लिए कितने बड़े सदमे की ये बात रही होगी। किसी भी इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगेगा अगर उसकी आंखों के सामने सब कुछ इस तरीके से अगर उनके साथ हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं जब वो निकली थी बांग्लादेश से वहां की आर्मी के एक प्लेन में, तो क्या हुआ था वो भी आप देखिएगा। लेकिन ये बात सही है, इस प्लेन में बैठकर उनको जल्दी से जल्दी कुछ मिनटों में जो कुछ उनके हाथ में आया वो लेकर वहां से भाग गई। इस छात्र संगठन का नाम है इस्लामी छात्र शिविर
और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के साथ इस छात्र संगठन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जमाते इस्लामी की कट्टर विचारधारा को मानने वाले हजारों युवाओं ने चुपचाप अलग अलग विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में दाखिला लेकर वहां के छात्रों के बीच जमाते इस्लामी को मजबूत बनाने का काम किया। ये पिछले 5 साल से हो रहा था चुपचाप, जिससे छात्रों का यह आंदोलन बड़ी आसानी से हाईजैक हो गया। उनके बीच में जो छात्र मौजूद थे, असल में वो छात्र थे ही नहीं, वो जमाते इस्लामी के लोग थे। और यह बात बांग्लादेश का खुफिया तंत्र, उनकी सुरक्षा एजेंसियां समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन 21 जुलाई को समाप्त हो गया था, उसे जमाते इस्लामी के छात्र संगठन ने फिर से जिंदा कर दिया। जो आग बुझ चुकी थी, उसे फिर से जला दिया। इन कट्टरपंथी छात्रों ने सरकार के सामने अपनी 9 मांगों का एक प्रस्ताव रखा, जिनमें 4 मांगे प्रमुख हैं। क्या मांगे थी, जरा देखिए। पहली मांग थी 4 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा, जिनमें गृह मंत्री का भी नाम था। दूसरी मांग थी जेल भेजे गए छात्रों को रिहा किया जाए। तीसरी मांग सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को बर्खास्त किया जाए। और चौथी मांग ये थी कि बांग्लादेश से कर्फ्यू हटाकर सभी शिक्षा के संस्थानों को फिर से खोला जाए, शुरू किया जाए। और इन सभी मांगों को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने 4 अगस्त से पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया था। 4 अगस्त को बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए, सिर्फ 4 अगस्त को, यानी जिस दिन ये पूरा तख्ता पलट हुआ है, आप ये समझ लीजिए उस दिन, जिनमें वो 13 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्हें एक पुलिस थाने में आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया। और इसी आंदोलन के बाद सेना ने तख्ता पलट करने की योजना बनानी शुरू की, यानी उसके बाद आंदोलनकारी और सेना एक तरीके से मिल गए। ऐसा दावा है कि 4 अगस्त को रात 11 बजे तक बांग्लादेश की सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, सब नॉर्मल था, रात में 11 बजे तक। इसके बाद सेना को यह खबर मिली कि आसपास के राज्यों से बांग्लादेश में 2 लाख लोग ढाका में प्रवेश करने वाले हैं। आसपास के राज्यों से ढाका में 2 लाख लोग आ रहे हैं और ये तमाम लोग 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। ये इस घटनाक्रम का वो टर्निंग पॉइंट था जब सेना ने यह फैसला किया कि वो अब आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटेगी। अब वो आंदोलनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएगी और आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने देगी। और यह बात सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा ने रात को ही प्रधानमंत्री शेख हसीना को बता दी थी। और शेख हसीना को तब भी ऐसा लग रहा था कि अगले 24 घंटों में हालात शायद सामान्य हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि रात में 11 बजे 4 अगस्त को बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह कह दिया था कि अब सेना का रुख बदल रहा है, हम अपने निहत्थे लोगों पर और ज्यादा अटैक नहीं कर सकते, हम उन पर गोलियां नहीं चला सकते और अब हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। और ये लोग संख्या में इतने ज्यादा हैं कि ये कल आपके घर पर हमला करेंगे, आपके घर का घेराव करेंगे और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और अब सेना पहले की तरह सख्ती नहीं करेगी। और इसके लिए शेख हसीना की पूरी सरकार ने पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, एक्स बंद कर दिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब बंद कर दिए, व्हाट्सएप बंद हो गया क्योंकि इंटरनेट ही बंद कर दिया। और शेख हसीना को ऐसा लगा कि जब वो इंटरनेट बंद कर देंगी तो फिर ये अफवाहें फैलनी बंद हो जाएंगी, इन छात्रों का आपस में कोऑर्डिनेशन बंद हो जाएगा और वो किसी तरीके से, ये उनका आखिरी दांव था, वो इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाएंगी। और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को भी उस रात और ज्यादा बढ़ा दिया गया। और अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी प्रधानमंत्री आवास में कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी। तब तक भी शेख हसीना को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 घंटों में क्या होने वाला है। लेकिन 11 बजे सेना प्रमुख वकार उस जमा ने शेख हसीना को फिर से फोन किया और उन्हें बताया कि लगभग 4 से 5 लाख प्रदर्शनकारियों की भीड़ बॉर्डर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही है और सेना अब इन लाखों लोगों पर किसी भी सूरत में गोलियां नहीं चलाएगी। इसलिए अच्छा यह होगा कि शेख हसीना इन छात्रों के सामने अपनी हार मान लें और इस्तीफा देकर बांग्लादेश को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएं। को यह बताएंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद
हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं और कैसे वहां रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की जान खतरे में आ गई है, और आखिर इस तख्ता पलट में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या गलती है। हम मानते हैं उन्हें परेशानी रही होगी अपनी सरकार से, शेख हसीना से नाराजगी रही होगी, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं से क्या नाराजगी है, यह बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते हैं, जिनका ना तो आरक्षण से कोई लेना देना है, ना आंदोलन से कोई संबंध है, और ना ही शेख हसीना कोई हिंदू समुदाय की है कि उनकी वजह से हिंदुओं को मारा जाए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाए। लेकिन जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, तब से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर वहां जुल्म कर रही हैं। दुख की बात यह है कि आज दुनिया में कोई भी ऑल आइज ऑन ढाका की बात नहीं कह रहा, ना ही कोई इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों की बात कर रहा है, ना ही कोई यह कह रहा है कि इन हिंदुओं को भी जिंदा रहने का अधिकार है। आप याद कीजिए, ऑल आइज ऑन राफा दुनिया में बड़ा ट्रेंड कर रहा था, लेकिन ऑल आइज ऑन ढाका के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। अब तक बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि अब तक 4 बड़े मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हमला वहां के इस्कॉन मंदिर पर हुआ, जो वहां के मेहरपुर इलाके में था। लेकिन जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो इस कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश में शरिया कानून को लागू करने की मांग शुरू की और हिंदुओं को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वर्ष 1972 से 2024 के बीच बांग्लादेश में 17 बड़े दंगे हुए हैं, जिनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ है। और इसी नरसंहार का नतीजा है कि भारत के विभाजन के बाद जिस पूर्वी पाकिस्तान में 76% मुसलमान और 23% हिंदू हुआ करते थे, आज उस बांग्लादेश में मुसलमान 76% से 91% हो गए और 23% हिंदू घटकर अब सिर्फ 8% रह गए हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू या तो मारे गए या गायब हो गए और या फिर बांग्लादेश छोड़कर कहीं भाग गए। पहली बात यह कि सत्ता के संघर्ष में कोई किसी का सगा नहीं होता। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा शेख हसीना के ही रिश्तेदार हैं। वो शेख हसीना के परिवार से ही आते हैं। उनकी पत्नी सारा नाज रहमान शेख हसीना की फुफेरी बहन है, और अगर शेख हसीना ना होती तो जनरल वकार उज जमा कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनते। शेख हसीना ने यह मानकर कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, हमेशा मेरे प्रति वफादार रहेंगे, ये मानकर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया और वो ही व्यक्ति सबसे पहले पलटा। वो नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक शेख हसीना की आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। इसके बाद 1 जनवरी 2024 को उन्हें शेख हसीना ने बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया। तो आप सोचिए, इसी साल जनवरी में उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया और इसके 6 महीने बाद 23 जून को उन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया। माफ कीजिएगा, सेना प्रमुख 23 जून को ही वो बने हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उन्हें बनाया गया था जनवरी में, और फिर जून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इन तीनों मौकों पर शेख हसीना खुद मौजूद थीं और उन्हें जनरल वकार उज जमा पर बड़ा भरोसा था।